हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। जिला एक नजर प्रोग्राम के तहत हम बिहार के जिलों को जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा की तिथि काफी नजदीक आ गई है और लगभग तय ही है कि परीक्षा जल्द ही हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया जिला, वह जिला जहां पर कहा जाता है कि वहां पर सीता का जन्म हुआ था आज से कई हजार वर्ष पहले। तो आप नाम से समझ ही गए होंगे, जिले का नाम है सीतामढ़ी। अब इसकी अवस्थिति देख लेते हैं कि सीतामढ़ी जिला कहां पर है। तो बिहार के नक्शे में सीतामढ़ी जिला यहां पर है, और यह जो है नेपाल के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी साझा करता है। मतलब कि यह बिहार में उत्तर की दिशा में स्थित है, उत्तरी बिहार का हिस्सा है। इसी वजह से बिहार में यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। यहां पे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार का अभी जो पिछला जिला हमने कवर किया था उसका नाम क्या था, आपको याद होगा, शिवहर। तब मैंने आपसे एक बात बताई थी कि वर्ष 1972 में मुजफ्फरपुर से एक जिला अलग होकर बना था और उस जिले का नाम है सीतामढ़ी। और इसी सीतामढ़ी से फिर आगे चल के कुछ वर्षों बाद एक नया जिला बना जिसका नाम था शिवहर। तो हम शिवहर के बारे में डिस्कस कर चुके थे और अभी हम आज किसके बारे में बात कर रहे हैं, सीतामढ़ी के बारे में। तो सीतामढ़ी की स्थापना वही 1972 में कब हुई थी, 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1972 को सीतामढ़ी जिले का गठन हुआ था। तो ठीक है, आपको दिन भी याद आ गया और आपको यह भी पता चली कि नेपाल से यह अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही आप देखिए कि कितनों जिलों को यह टच कर रहा है। तो यह ऊपर तो नेपाल हो गया, उसके अलावा मधुबनी, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद यहां पर देखेंगे तो मुजफ्फरपुर, उसके बाद शिवहर, उसके बाद चंपारण। चंपारण में कौन सा, पूर्वी चंपारण, और उसके अलावा नेपाल तो है ही। इस प्रकार से अब 2011 की जनगणना पे चलते हैं। अभी इसके बाद तो हुई नहीं है कोई, जब वो होगी तो फिर उस पर ध्यान देंगे। फिलहाल के लिए परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे 2011 की जनगणना से ही पूछे जाएंगे। तो 2011 की जनगणना में जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बात साफ साफ लिखी है कि क्षेत्रफल जो है 2294 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल में कोई अंतर तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जिले का कोई गठन होगा, नया जिला बनेगा, तब तो चीजें बदलेंगी। तो चाहे जनगणना कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्षेत्रफल तब बदलेगा जबकि कुछ नया जिला बन रहा हो या उससे हटके कोई नया जिला बनाना हो, तब होगा। फिलहाल के लिए क्षेत्रफल वही है 2294, जनसंख्या 34,23,574 है। और उसके अलावा जनसंख्या घनत्व कितना है, 1,492 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। लिंगानुपात 899, साक्षरता दर 52.05%। तो यह जनगणना के आंकड़े हैं, इन्हें याद रखना है। इसके बाद याद रखना है कि इस सीतामढ़ी में दो प्रमुख नदियां हैं। इन दो प्रमुख नदियों में से भी सबसे प्रमुख कौन सी है, बागमती नदी, और इसके बाद दूसरी नदी जो आती है लखनदेई नदी आती है, इसको भी याद रखिएगा। प्रमुख फसल कौन कौन सी है, गन्ना, धान, मोटे अनाज, मक्का, रागी, रागी जिसे कि वहां पर मड़ुआ भी कहा जाता है। इसके अलावा मालदहा, मालदहा क्या, मालदहा होता है आम, मालदहा आम भी यहाँ का प्रसिद्ध है। एक चीज आपको और भी याद रखनी है कि ओडीओपी, ओडीओपी क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओडीओपी के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए कि सीतामढ़ी में किस उत्पाद का चयन किया गया है, तो आप बताएंगे लीची का चयन किया गया है। अब लीची का नाम सुन के आपको याद आया होगा कि लीची को जीआई टैग मिला है। तो बिहार के किस जिले को जीआई टैग मिला है, तो आपको याद रखना है कौन सा जिला है वह। चलिए आप ही मुझे बताइए कि बिहार में किस जिले के लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। आपके ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा या तो पूर्वी चंपारण, इनमें से कोई एक। 5 ऑप्शन भी है, पर फिलहाल हम यहां बात कर रहे हैं तो 4 ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं। इसके बाद आपको याद रखना है कि मिट्टी कौन कौन सी है, दोमट और जलोढ़। ठीक है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। ओडीओपी की बात की जा रही है, तो ओडीओपी के तहत सीतामढ़ी में जिस उत्पाद का चयन किया गया है वह कौन सा है, लीची है। इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है। और जीआई टैग अलग है,
भौगोलिक संकेतांक की अलग बात है, उसकी अलग चर्चा है, उसको मैंने कवर कर दिया है, तो उसको आप अलग से देख सकते हैं पीछे के वीडियो में। अब देखते हैं कि भाई जिस वजह से जिले का नाम पड़ा है उस चीज को जान लेते हैं, उस बात को जान लेते हैं, उस कहानी को जान लेते हैं, उस तथ्य को जान लेते हैं, उस बात को जान लेते हैं जिससे कि परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, यानी कि जानकी मंदिर। और यह जानकी मंदिर है, इसका फ्रंट साइड का फोटो है। इसमें मुख्य बात यह है कि एक बीरबल दास नाम के व्यक्ति ने लगभग आज से 500 वर्ष पहले इस स्थान की खोज की और पता किया कि यह वो स्थान है जहां पर सीता माता का जन्म हुआ था। और वह व्यक्ति संबंधित था कहां से? उसका संबंध था अयोध्या से, वह वहां से यहां आया था। यही मंदिर के अंदर ही जानकी कुंड है, पास में जानकी कुंड है। अब उसकी बात आती है कि ये बीरबल दास को जब पता चला कि यहाँ पे सीता का जन्म हुआ था, तो सीता का जन्म किस प्रकार से हुआ था, उसके पीछे की क्या कहानी है, वह भी आपको पता होनी चाहिए। तो उसकी मोटी बात करें तो जो राजा जनक थे, कहां के राजा थे? मिथिला के राजा थे। मिथिला के राजा थे राजा जनक, और राजा जनक मिथिला के राजा हैं, और उनका संबंध अगर यहां से है तो आपको यह बात तो पता चल गई कि सीतामढ़ी जो जिला है मिथिला अंचल का जिला है। तो इसमें हुआ यह कि राजा जनक के शासनकाल में 12 वर्षों तक कहा जाता है कि पानी ही नहीं बरसा इस क्षेत्र में, मिथिला में। तो उससे यह बात पता चली कि अगर किसी ने उनको सलाह दी कि अगर आप खुद हल चलाएं जमीन में तो बारिश हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा जनक ने स्वीकार कर लिया कि वे हल चलाएंगे, और इस क्षेत्र में आकर जहां पर उन्होंने हल चलाया वहां उन्हें एक मटका मिला, और कहा जाता है कि उसी मटके से उत्पन्न हुई थी कौन? माता सीता। इसी वजह से उनको राजा जनक की बेटी जानकी भी कहा जाता है। और सीता का मतलब क्या होता है? तो जिस स्थान पर हल चलाया जाता है, हल चलाने से एक रेखा बन जाती है। जैसे हल चलाया जाएगा तो एक रेखा पीछे बनती जाएगी, एक लाइन बनती जाएगी, उसी रेखा को क्या कहा जाता है? सीता कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक। अब उसके बाद यहीं पे जानकी कुंड है, कहा जाता है यही वो स्थान है इस मंदिर परिसर के पास में, यही वो स्थान है जहां पर सीता का जन्म हुआ था। जो कहानी मैंने बताई उस कहानी के हिसाब से ऐसी मान्यता है और ऐसा माना ही जाता है। उसके अलावा यहां पर विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है? तो अग्रहायण, हिंदू पंचांग के हिसाब से अग्रहायण, जिसे कि अगहन भी कहते हैं, शुक्ल पक्ष का 5वां दिन होता है, ठीक है? उसके अलावा रामनवमी भी यहां धूमधाम से मनाई जाती है। कब? शुक्ल पक्ष का 9वां दिन होता है, लेकिन महीना कौन सा होता है? चैत्र का महीना, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? चैत का महीना भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है? तो जानकी माता यानी कि सीता माता का जन्म कहां हुआ था? सीतामढ़ी में हुआ था, और जन्म स्थान का नाम क्या है? जानकी मंदिर। और इसको खोजने वाले व्यक्ति कौन है? आपको याद रखना है, बीरबल दास। लेकिन एक बात और है कि एक और मंदिर है, जानकी मंदिर पुनौरा। यह इस मुख्य मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, और यहां के लोग भी दावा करते हैं कि सीता माता का जन्म इस स्थान में हुआ था। जानकी जन्म स्थली लिखा भी हुआ है इस मंदिर में। इस मंदिर में आप जब जाएंगे तो प्रवेश द्वार के ऊपर ही ऐसा लिखा हुआ है कि जानकी प्रवेश मंदिर पुनौरा धाम। तो बात यह हो जाती है ना कि आखिर दो जगह कैसे हो गई? तो यह तो तय है ना कि सीतामढ़ी में ही सीता का जन्म हुआ था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक बहुत बड़ा जिला है जिसमें कहा गया कि सीता का जन्म हुआ था, इसी वजह से नाम उसका पड़ गया सीतामढ़ी, मिथिलांचल का यह क्षेत्र। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है हुआ यह था कि जब राजा ने, यानी कि राजा जनक ने हल चलाया, और हल चलाने के बाद जब वह मटका मिला, और मटका मिलने के बाद सीता माता उत्पन्न हुई, तो चूंकि जब कहा गया था कि हल चलेगा तभी बारिश होगी, तो बारिश होना शुरू हो गई। और बारिश होना शुरू हो गई तो वहां से बारिश से बचने के लिए इसी स्थान पर राजा और उनके साथ के लोग थे, और सीता थी, वो इसी स्थान पर आए थे बचने के लिए। और यहां पर उन्होंने मड़ई बनाया था। क्या बनाया था? मड़ई, या तो इसको कहीं कहीं पे आप देख सकते हैं मढ़ई भी, मढ़ई बनाया था, ये कह सकते हैं। छोटा सा एक घर जैसा होता है वह बनाया था बारिश से बचने के लिए, मड़ई या मढ़ई बनाया था। उसी से इस जगह का नाम क्या पड़ गया था? सीता मढ़ई, या तो सीता मड़ई,
ये नाम पड़ गया था। बाद में वही नाम किस तरह से बन गया, सीतामढ़ी। तो नाम कैसे शहर का पड़ा, इस जिले का नाम पड़ा, आपको आइडिया लग गया है। इसके साथ ही यह 2 जगह जहां पे दावा किया जाता है कि सीता माता का जन्म हुआ था, जानकी मंदिर, पुनौरा, दोनों की बात आपको साफ हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हलेश्वर स्थान मंदिर, कहा जाता है कि यहां पर राजा जनक ने शिवलिंग की स्थापना की थी, राजा जनक ने, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, राजा विदेह। साथ ही इन्होंने एक यज्ञ किया था और यज्ञ का नाम याद रखिएगा, पुत्र यशति यज्ञ, यहीं पर उन्होंने पूरा यज्ञ किया था। इसके बाद देखिए कौन सी जगह है, बगही मठ। बगही मठ आप देख सकते हैं बिल्डिंग, कहा जाता है यहां पर 108 कमरे हैं और यह वो स्थान है जहां पर सीताराम का पाठ 24 घंटे प्रतिदिन होता रहता है। यानी कि हमेशा सीताराम का पाठ यहाँ पिछले कुछ वर्षों से जब से स्टार्ट हुआ है तब से वह रुका नहीं है, वह पाठ अनवरत चलता ही जा रहा है, कोई ना कोई करता ही जा रहा है। अब एक जगह है यहाँ पे पंथ पाकड़। पंथ पाकड़ के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पंथ पाकड़ वह जगह है जहां के लिए कहा जाता है कि जब सीता माता का विवाह हुआ तो उसके बाद उनकी जो बारात वापसी हो रही थी, तो बारात वापसी में सीता माता जो दुल्हन है वह किस में जाती हैं, डोली में, पालकी में बैठ के जाती हैं। तो जब वो अयोध्या जा रही थी, सीता माता जब अयोध्या जा रही थी, तो इस स्थान पर थोड़े समय के लिए उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया था, कुछ समय विश्राम किया था, इसीलिए इसे माता जानकी विश्राम स्थली भी कहा जाता है और इसी वजह से यह आज भी बहुत ही प्रतिष्ठित पूजा स्थल बना हुआ है। इसके बाद देखते हैं बनगांव स्थित बोधायन की जन्म स्थली, और इस जगह को क्या बोला जाता है, बोधायन सर। यानी बोधायन सर वह जगह है जहां पर बोधायन का जन्म हुआ था। तब इसमें एक बात यह सामने आती है कि बोधायन है कौन। बोधायन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले, मतलब ईसा के जन्म से भी पहले, लगभग ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के आसपास की बात की जाती है, माना जाता है 12वीं से 8वीं शताब्दी के बीच इनका जन्म हुआ था और इन्होंने गणित के ऊपर बहुत सारा अध्ययन किया था और इन्होंने कुछ रचनाएं की थी, जैसे बौधायन श्रौत सूत्र, बौधायन कर्मांत सूत्र, इनका बौधायन शुल्ब सूत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, आपने सुना भी होगा। और यह कहा जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने भले दिया है, दुनिया मानती है, लेकिन उसके पहले पाइथागोरस प्रमेय बौधायन दे चुके थे और बौधायन पाइथागोरस प्रमेय दे चुके थे। इसका क्या प्रमाण है कि इसके लिए एक श्लोक लिखा है जिसका अर्थ वही है जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार और इसको क्या कहते हैं, कर्ण। तो इनका यह कहना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ठीक है, यही बात पाइथागोरस ने कही। अब पाइथागोरस ने जो बात कही, हमें पता चलता है कि बौधायन बहुत पहले ही यह बात कह चुके हैं। और बौधायन का जन्म स्थान कहां पर है, तो आपको पता चल गया है कि सीतामढ़ी में ही है। अब उसके बाद एक और बात आपको याद रखनी होगी, पाणिनि। अब आप पूछेंगे पाणिनि कौन है। पाणिनि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। अब आप पूछेंगे अष्टाध्यायी क्या है, तो आपको यह याद रखना होगा, अष्टाध्यायी एक ऐसी रचना है जिसमें पहली बार पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। यानी कि संस्कृत का व्याकरण पहली बार लिखा गया किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा। पाणिनि ने अपने इस अष्टाध्यायी रचना में अपने गुरु रूप में किसको स्वीकार किया था, बौधायन को स्वीकार किया था। यानी बोधायन या बौधायन दोनों नाम से इन्हें जाना जाता है, इन्हें स्वीकार किया था और बताया था कि ये मेरे गुरु समान है। अब जब ये इनके गुरु हैं तो बात आती है कि इनका स्थान, यानी कि भले इनका जन्म सीतामढ़ी में नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना कुछ समय कहां बिताया था, बौधायन सर में बिताया था, यानी कि सीतामढ़ी में बिताया था। यह बात आपको याद रखनी है। तो पाणिनि की रचना कौन सी है, अष्टाध्यायी है। बोधायन की रचना कौन कौन सी है, तो आप यह देख ही सकते हैं। बोधायन और बौधायन दोनों ही बोला जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रश्न अगर पूछा जाता है तो। आगे देखते हैं।
कुछ प्रमुख स्थल और हैं, जैसे कि पुपरी नागेश्वर नाथ मंदिर है। ये किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है। इसके अलावा मढ़िया मठ है, यह भी शिव मंदिर है। गौरोल शरीफ है, सीता कुंज है, परमानंदपुर है, हनुमान मंदिर है। इसके अलावा बूढ़ा पोखरा राजा सूरज सेन ने इसको बनवाया था, और लगभग कब बनवाया था? 700 वर्ष पहले, आज से 700 वर्ष पहले लगभग इसका निर्माण कराया गया था। लहुरिया शरीफ है। अब लहुरिया शरीफ के बारे में अच्छे से आपको याद रखना है कि यह वो जगह है जहां पे 4 सूफी संतों की दरगाह है, और इन्हीं 4 सूफी संतों की दरगाह के पास उर्स का आयोजन होता है। किसका? उर्स का। अगर कहने का मतलब यह हुआ कि लहुरिया शरीफ में उर्स का आयोजन होता है, तो आखिर इसका पूरा मतलब क्या है? उर्स का मतलब यह होता है किसी सूफी संत की पुण्यतिथि। मतलब यह हो गया कि किसी पुण्यतिथि पर, सूफी संत के पुण्यतिथि पर उर्स का आयोजन किया जाता है। तो यहां पर सूफी संत की पुण्यतिथि पर आयोजन किया जाता है, उनकी दरगाह में उर्स का आयोजन, इस बात को आपको याद रखना है। उसके अलावा सनातन धर्म जिला केंद्रीय पुस्तकालय भी यहाँ पर मौजूद है, जहां पर प्राचीन पुरातात्विक लिखित साक्ष्य यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा यह बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है। अब यह मिठाई का नाम क्या है? इस मिठाई का नाम है सीता मढ़ी बालूशाही। सीतामढ़ी बालूशाही यह बहुत प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में जानना भी जरूरी है। क्यों प्रसिद्ध है? यह जो बनती है छेना प्लस सूजी को मिलाकर बनती है। छेना और सूजी को मिला करके चाशनी के साथ बनाया जाता है, चाशनी के साथ। तो आपको याद रखना है कि एक ऐसी मिठाई है जो छेना और सूजी से बनती है और चाशनी में बनती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि बालूशाही जो मिठाई है, आम जगह पर, हर जगह बिहार के बाहर आप आकर देखेंगे तो यह मिठाई सूखी रहती है, ड्राई रहती है। लेकिन बिहार में और स्पेशली सीतामढ़ी में यह मिठाई जो हो जाती है चाशनी में तैयार होती है। इसका एक अलग स्वाद आता है, और इसकी खासियत यह है, कहा जाता है कि लगभग 7 से 10 दिन, कहीं कहीं पर 2 हफ्ते भी यह मिठाई खराब नहीं होती है। यह इसकी खासियत है। फ्रिज में रखे बिना भी यह खराब नहीं, मतलब आपने फ्रिज में नहीं रखा है तब भी यह खराब नहीं होगी, कम से कम 7 से 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन अधिकतम। तो इसकी अपना एक अलग खासियत है, अलग स्वाद है, अलग टेस्ट है। इसको बनाने का अपना एक अलग तरीका है। इसीलिए जो दूर दूर से लोग आते हैं, इस जगह पे घूमने आते हैं, सीतामढ़ी को देखने आते हैं, सीता माता के जन्म स्थल को देखने आते हैं, तो वो यहाँ की मिठाई खाए बिना भी नहीं जाते हैं। तो इसी के साथ ही सीतामढ़ी जिले से जरूरी जितनी भी प्रमुख बातें थी, जो भी ऐसी प्रमुख तथ्य थे, जानकारियां थी जो कि आपकी परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती हैं, हमने उसे कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई ऐसी जानकारी लगती है, जैसे कि एक जानकारी यह है कि यहां पर एक चीनी मिल हुआ करती थी, यहां पर एक चीनी मिल हुआ करती थी, जो कि फिलहाल अभी बंद है, कार्यरत नहीं है। कहा जा रहा है कि जल्द ही यह चीनी मिल फिर से काम करना शुरू कर देगी। इसी तरह से अगर कोई और जरूरी जानकारी है जो कि आपको लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नए जिले के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते भी रहें। धन्यवाद।